आप सभी ने सिंथेसिस में एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ा, सिंपल सेंटेंस। एक अच्छी सी सीरीज हमने आपको बना के दी। जो बच्चे हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस के पहले के टॉपिक्स ज़रूर देख लें ताकि उन्हें कम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत मज़ा आए। एक ट्रिक याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस में नो कंजक्शन और कम्प्लेक्स में कंजक्शन ज़रूर आएगा। अब हम जो भी पढ़ रहे थे कंजक्शन से जोड़ना है। तो अगर हम बात करें कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस की जब भी कोई बात कहे तो आप कहना एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब हो, उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज। कम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज क्या होता है इस पर हमने चर्चा ना करके सीधा रूल नंबर 1 की बात की है कि जब दो वाक्य दिए हों और एक वाक्य में आपको क्या नजर आ जाए, इट दिस या सो। जब दो वाक्यों और एक वाक्य में क्या दिया हो, इट दिस या सो, आपको क्या करना है, इसी वाक्य को सबसे पहले लिखना है। इट दिस या सो को हटा देना है, इस वाक्य को पहले लिख करके दैट से जोड़ देना। मतलब क्या है कि जो दैट कंजक्शन है वो कौन से सेंटेंस में लगता है? कम्प्लेक्स में। यानी कि एकमात्र कंजक्शन दैट जो कि कम्प्लेक्स में लगे। कभी भी सिंपल और कंपाउंड में दैट नहीं लगाना भूल के। पहले तो यही बात याद रखना, दैट लगाने का मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप जरा देखो, द सर्वेंट वाज थीफ, नौकर चोर था। माय मदर फाउंड इट, मेरी माँ ने पाया। बताओ कहीं इसमें इट दिस या सो नजर आ रहा है? कहीं इसमें इट दिस या सो नजर आ रहा है? कहीं इसमें इट दिस या सो नजर आ रहा है? सबको आ रहा है? बड़ा ईश्वर का धन्यवाद कि आ रहा है। चलो आ रहा है, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है। आ रहा, माय मदर फाउंड इट, इसमें इट आ गया। क्या आ गया? आपको इट हटा देना। इसी सेंटेंस को पहले लिखो, माय मदर। क्या लिखा आपने? माय मदर फाउंड, यहाँ लगाया दैट और इस वाले सेंटेंस को सेम ऐसे रख दे। कितना आसान। इसको ले आए यहाँ, इसको ले आए यहाँ। अगर आपसे ये काम करने के लिए कह दिया है इसको यहाँ पटक दो, इसको यहाँ, क्या दिक्कत है? अगर आप ये ना कर पाओ तो फिर तो बात ही अलग है। माय मदर फाउंड दैट, क्या लिखोगे? द सर्वेंट वॉज थीफ। क्या मतलब निकला? मेरी माँ ने पाया। दैट का मतलब कि नौकर चोर था। मेरी माँ ने पता लगाया कि नौकर चोर था। अब दूसरा सेंटेंस, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। बताओ क्या किसी वाक्य में इट दिस या सो ऐसा शब्द नजर आ रहा है? सबको दिख रहा है? तो इसका मतलब सबकी आंखें ठीक ठाक हैं। तो इसमें से इट को हटाएंगे, इसी बात को पहले लिखो, एवरी टीचर नोज दैट। दैट लगाया, हाँ, इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया। राम इज अ डल बॉय, हर टीचर जानता है कि राम पप्पू है, राम एक डल बॉय है। क्लियर? अच्छा, ही विल अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड करेगा। आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भुक्कड़ है, आज जरूर आएगा। तो अपन को इसमें इट दिस नजर आ गया। आई नो दैट ही विल अटेंड द पार्टी। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, किसी का जी घबरा रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का मान ले, ऐसा मान ले रहे हो। नाउ वी हैव टू सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस है, यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। दैट वॉज हिज कंप्लेंट, ये उसकी शिकायत थी। तो कितना प्यारा सेंटेंस है कि नहीं? कैसे कह सकते हो प्यारा सेंटेंस है? अरे देख करके ये पता चल रहा, देखो भैया उसने दैट पहले ही से लगा के दे रहा। वो पहले ही कह रहा भाई साहब हमें बना लो, हम बनने आए हैं। अब तुम कह रहे हो ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। तो आप अब वो खुद कह रहा दैट, क्या दे रहा? अब तुम्हें क्या करना है, इसको सही ढंग से अरेंज करना है। आप बस अरेंज कर लो, मीनिंगफुल सेंटेंस डिजाइन कर दो, बन गया। क्या कहोगे? उसकी शिकायत थी कि, आप क्या करोगे? हिज कंप्लेंट, पहले लिख दो हिज कंप्लेंट, फिर आपने यही वॉज लिखा और यही दैट लिखा। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं किया। हिज कंप्लेंट पूरा सेम लिखा, हिज कंप्लेंट हो गया, वॉज यहाँ से लिया, दैट यहाँ से लिया, सब कुछ वही का वही है, उसी को हमने अरेंज किया। हिज कंप्लेंट वॉज दैट, उसकी शिकायत थी कि तुम क्या हो? यू डिसीव्ड हिम, क्या लिखा? यू डिसीव्ड हिम, उसकी शिकायत थी कि तुमने उसे धोखा दिया। ये धोखे क्या खतरनाक बात है। अगला देखो, वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए।
गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया। बेटा रुकना जरा, हम चाहें तो यहाँ सो लिख सकते। सो का मतलब गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। कैसा? ऐसा। कैसा? तो सो का मतलब है ऐसा। क्या? अब यहाँ सो नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी टॉट अस दिस ये भी लिख सकते। तो कभी कभी पेपर इट दिस या सो नहीं देगा, लेकिन सेंस वही होगा की का, तब भी हमें वही तरीका अप्लाई करना है। हम लिखेंगे गांधी जी टॉट और अस कंजक्शन के नाम पर दैट लगाया, वी मस्ट लव द पुअर, लव द पुअर। हमने ये बताना इसलिए वो चीज समझा, नहीं तो तुम कहो सर नहीं हम नहीं झेल रहे, आपने तो कहा था इट दिस या सो आना चाहिए। अब इट दिस सो हमें नजर नहीं आया, हम नहीं जोड़ेंगे दैट एट से। तो आपको कभी कभी ऐसा नजर आ सकता है कि दोनों वाक्यों में कहीं भी इट दिस या सो नजर नहीं आएगा, नहीं दिया होगा। जब दोनों वाक्यों में इट दिस सो ना दिया हो लेकिन सेंस आ रहा हो, तब भी हम दैट से जोड़ के बनाएंगे। तो एक बात आपने क्लियर सीख ली, अच्छे से सबको अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों को आ गया। तो जल्दी से क्या करना है, लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सभी को बताना भी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ऑथेंटिक मटेरियल इसी चैनल पे देखने को मिलता है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता, जब एक वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमेशा दूसरे वाले वाक्य को पहले लिखकर इफ से जोड़ना है। तो शुरू 2 वाक्य दिए, एक वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कहाँ से जी? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो दूसरे वाले वाक्य को पहले लिखना है और इफ से जोड़ना है। तो जैसे आपने देखा, हैव यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, क्या आप अमेरिका से लौट आए हो? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। 2 वाक्य हैं, इसमें देखो एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा? ये पहला वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो दूसरा आपको पहले लिखना है। दूसरा आप क्या है? आई डू नॉट नो को आपने पहले लिखा, आई डू नॉट नो। इफ ऐसा क्यों करना पड़ रहा? आप जरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जाओ। उसमें पढ़ा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो सेड या सेड टू को आस्क में बदलते और इफ या वेदर से जोड़ करके हम वाक्य को सिंपल बनाते। तो वही एक तरीके से नियम यहाँ पर लागू हो गया। आई डू नॉट नो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, इफ से जोड़ा, सिंपल बनाओ। सिंपल बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट लिखा यू हैव रिटर्न्ड, क्या? यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका। अब आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता, सर उसमें तो प्रोनाउन बदलते थे, वो इनडायरेक्ट था। एक ये आपका सिंथेसिस, इसमें बदलना कुछ नहीं है, बस यहाँ आपने इफ लगा दिया। क्या बना? आई डू नॉट नो, ये पूरा सेम लिखा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने की वजह से इफ, इसको सिंपल बनाओ, यू सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब पूरा सेम। लास्ट में आप कौन सा चिन्ह लगाओगे? फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ इफ लगने के बाद कंजक्शन से जुड़ गया, इसलिए सिंपल बन जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है इफ का? मैं नहीं जानता कि क्या, यू हैव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस के बीच में इफ जुड़ेगा वो कंजक्शन का काम करेगा, तो हिंदी में सेंस देगा कि क्या, यहाँ एक कंजक्शन है। जब ये इफ आगे लगता है तो कंडीशनल सेंटेंस होता, तब वो अर्थ देता है यदि। क्या देता है? हाँ, तो इस सेंटेंस को आप लोग बना लेंगे। बनाओ सभी। क्या बनेगा? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। रूल नंबर 3, जब एक वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो दूसरे वाले वाक्य को पहले लिखकर उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ना है। यानी कि इन तीनों नियम में एक बात हमने सीखी है कि 2 वाक्य दिए हैं। पहला में अगर हम देखें तो इट दिस या सो से शुरू होगा, तो हमने इट दिस या सो वाले वाक्य को पहले लिख के दैट से जोड़ा। फिर 2 वाक्य हैं, एक वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तब भी दूसरा वाक्य पहले लिख करके इफ से जोड़ करके बना दिया। अब फिर से वही बात आई, यानी कि 2 वाक्य दिए हैं, एक वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो दूसरे वाक्य को पहले लिखना है और फिर उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ना है। सभी बच्चे जानते होंगे क्वेश्चन वर्ड खुद ही अपने आप में कंजक्शन होता। एक क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का बाप है, एक खुद में कंजक्शन, जिससे किसी की आवश्यकता कभी नहीं रही। तो जैसे हमारे सामने पहला सेंटेंस लिखा, हाउ लॉन्ग शैल आई टीच इन दिस कॉलेज, मैं कब तक इस कॉलेज में पढ़ाऊँगा, कितने समय तक मैं इस कॉलेज में पढ़ाऊँगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आपने देखा एक वाक्य यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, तो दूसरा वाक्य पहले लिखेंगे, आपने लिखा आई डू नॉट नो। अब आपको क्वेश्चन वर्ड तो खुद ही कंजक्शन है, उसी से जोड़ दो हाउ लॉन्ग। अब आप सिंपल बनाएंगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हमेशा सिंपल, सिंपल मतलब सब्जेक्ट,
ट्रिक याद रखो, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सा सब्जेक्ट, ऐसे सिंपल सब्जेक्ट। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, आई और सेल टीच इन दिस कॉलेज। अब जल्दी से बताओ लास्ट में चिन्ह कौन सा आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड रहा नहीं, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड दो वाक्यों को बीच में जोड़ेगा वो क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, अब वो कंजक्शन बन जाए। इसलिए इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखना जरूरी होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक है कि नहीं इंटेरोगेटिव बनाना, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू करो, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, लगा दो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अब जैसे कोई बच्चा इसको पढ़ रहा था साल, तो भाई साहब ये साल नहीं है, सेल है, क्या है, हाँ ये सेल है। मुझे तो मतलब आश्चर्य हो रहा कि 11th-12th के बच्चों को साल नज़र आ रहा है, कल के दिन का दुपट्टा नज़र आए, फिर कुछ दिनों बाद साड़ी नज़र आने लगी। हाँ तो वो साल अभी तो सही देखा, ठीक है, अभी इतना ही नज़र आ रहा, ठीक है। वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी, टेल मी, यस बेटा बताएं। हाँ टेल मी को अपन सबसे पहले लिखेंगे, टेल मी वेयर, वेयर बना कंजक्शन, सिंपल बनाओ, क्या लिखोगे, यू हैव पुट माई बुक। इसका मतलब है मुझे बताओ जहाँ तुमने मेरी किताब रखी है। हम लोग क्या करते इसको बोलते कहाँ, अब तुम्हें कहाँ बोलना, तो वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने कहाँ मेरी किताब रखी, यहाँ ये कहाँ है, यहाँ तो ये जहाँ है। लेकिन हम लोग आदत से मजबूर हैं, क्या है, आदत से मजबूर, किससे, इसलिए हम लोग बोल देते टेल मी, मुझे बताओ कहाँ तुमने किताब रखी, कहाँ नहीं, जहाँ तुमने किताब रखी वो जगह मुझे बताओ, ये है इसका सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। हाँ पाल साहब क्या है ख्याल है आपका, आई डू नॉट नो, इसमें दूसरी वाक्य को पहले लिखेंगे, पहला तो ये है ही, दूसरा ये है, तो इसको लिख दे पहले, अरे बोले लिख दो, कहाँ फर्क पड़ता है, अपने बाप का क्या बिगड़ता है भाई साहब, सब बिगड़ जाएगा। हाँ दो वाक्य का मतलब यहाँ ये पहला है, यहाँ दूसरा है, दो वाक्य में किसी कोई भी एक वाक्य अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए तो दूसरा वाक्य भी होगा। आप लिखेंगे आई डू नॉट नो, और हु से जोड़ा, हु, किससे, हु। अब सिंपल बनाएंगे, क्या सिंपल बनाओगे, तो पहले लिखोगे हु सी एज। पता आप भाग्यशाली रहे, कैसे, इसमें सेंटेंस गलत लिख गया, ये क्वेश्चन था हु इज सी, क्या होना चाहिए था, अब आएगा ये हु सी एज। इसी के साथ में आपका नाउन क्लॉज खत्म। अब हम नाउन क्लॉज खत्म तो हो गया, अब आपको एक छोटी सी टॉनिक दे रहे हैं बेहोशी वाली, कोचिंग के बाहर निकलोगे झूमते हुए, पापा कहेंगे क्या ये कहाँ से आ रहा है। अभी एक सज्जन हमारे पास आए, कितने बजे, यानी कि 4-5 बजे, 5 बजे का बैच था, वो आए, पहले तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्चों से पूछ के जैसे तैसे वो आ गए, तो वो यहीं खड़े थे बाहर, मैं अंदर बैठा था ऑफिस में, तो उन्होंने पूछा, बोले सर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना, मैं उसके मामा हूँ उसका। मैंने कहा अच्छा, मुझे थोड़ी सी स्मेल आई, मैंने कहा तुम कुछ खा पी के आ क्या, बोले हाँ। हमने भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भाग जाओ। बोले सर थोड़ी सी बात करना, बस आप इतना बता दो, 1 साल का खर्चा अपने बाद में बताएं, जब तुम होश में आओगे तो हम खर्चा बता देंगे, सब बता दें। नहीं माना, बोले सर हमने अच्छा बताओ किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, हम अच्छा वो आने लगा एकदम, मैंने बस रुक जाओ वहीं, पहले बच्चा बताओ किस क्लास, बोले सर 8th में पढ़ता, हमने नहीं पढ़ाते, जाओ हट जाओ यहाँ से, अब आना नहीं। वो ठीक है सर, जब सही हो जाएंगे तब आ जाएँ, मैंने तब आ जाना। अच्छा हाँ, विशाल मिला, विशाल से बातें करने लगा, हमने देखा, मैं ऑफिस में, क्यों विशाल बहुत इस सेंटेंस पर एक लंच बॉक्स फ्री, एक लंच बॉक्स मिलने वाला है। सेंटेंस का जो आंसर देगा नाउन क्लॉज है, जो आपने अभी तक पढ़ा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर वो मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, लंच बॉक्स गिफ्ट में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, लंच बॉक्स कम से कम 500 रुपीज़ का। हाँ नहीं, मैं भेज दूंगा, बहुत ईमानदार। इसका आपको पेपर कहेगा कम्प्लेक्स बनाओ, तो कैसे कम्प्लेक्स बनाओगे, आपने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कुछ अलग नहीं है। अब
बहुत शानदार जवाब दिया ऋतिक जी ने। आई डू नॉट नो दैट ही मे बी इनोसेंट। आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया कुछ देर के लिए। हाँ, अभी इसलिए और बच्चों को बोलने तो नहीं भी कहेंगे, जो ही तो हम बोल रहे थे, हमसे कौन दुश्मनी थी। लोग ऋतिक को लंच बॉक्स दे रहा, हमें ढक के नहीं दे देते। हाँ भैया पिंटू, अब बताना तो बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते बेटा किसी का भी, सबके लिए। नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज मैंने पढ़ा दिया, और टीचर बेटा दुनिया में इतने से ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं। मैंने आपके सामने नया कॉन्सेप्ट रख दिया है। और नाउन क्लॉज का सेंटेंस पेपर सबसे ज़्यादा इसमें क्या पूछता, पहला वाला रूल, यानी कि जब दो वाक्य दिए हो तो इट दिस या सो उसको हटा के उस वाक्य को पहले लगा के दैट से जोड़ना, वो पूछता है, या इस वाले को। और बाकी जो दो रूल हैं वो पूछे बहुत कम जाते। बताओ जरा कितनी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ रहा, जरा समझो। ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, तो जब दो वाक्य दिए हों और एक वाक्य में मे का प्रयोग हो, जब दो सेंटेंस दिए हो, कितने, दो तो जानते हो कि एक और दो, जब दो सेंटेंस दिए हो और एक सेंटेंस में किसका यूज हो, मे का यूज हो, तो हमेशा ध्यान रखना इस वाले सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। इफ या वेदर से, कौन सा वेदर, WHETH। अब इसमें लफड़ा क्या है, यहाँ तक कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इफ़ या वेदर से जोड़ने का कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। एम आई राइट? जब दो वाक्य हों और एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो बच्चा इफ़ या वेदर सोच सकता है। दोनों एडजेक्टिव वाक्य कोई सोचेगा ही नहीं इफ़ या वेदर से जोड़ना, यही इसमें लफड़ा। दूसरी बात, मे की जगह पर हमें यूज करना है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का। कैसे बनेगा, आपने लिखा आई डू नॉट नो, बिल्कुल सही लिखा, आई डू नॉट नो, इफ़ लगा दो चाहे वेदर लगा दो, इसकी जगह पे ही बिल्कुल सही लिखा। इसमें से मे भी हटाओ, इसे प्रेजेंट में बदल दो, बी फॉर्म किस में आती, एज, प्रेजेंट ही एज इनोसेंट। ए बनेगा आई डू नॉट नो इफ़ ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। और उसमें तुम कह रहे मैं नहीं जानता कि वह निर्दोष हो सकता है, तो हो क्या सकता है ही भैया, समझ रहे ना। तो ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर दूसरा अगर आप बनाना चाहें तो इसमें इज की जगह पे फ्यूचर में बनाओगे तो विल बी का यूज होगा। तो एक नोट करके लिख लो और ये टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज को सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप लोगों का टर्न है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो।